हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक्स विद बिया आंटी। तो मैं आज आई हूँ विनीता आंटी के घर में और मैं उनसे कुछ भावना आंटी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी और उनके पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि मैं हूँ अभी छोटी और मुझसे पेरेंटिंग की बातें नहीं हैं होती। हाँ जी, प्रणाम। खुश रहो। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, तुम ठीक हो? बढ़िया। बहुत दिनों से आज दर्शन हुए आपके। अरे बाहर चले गए थे ना, बच्चे आजकल बाहर हैं। अच्छा। तो बच्चों के साथ चले गए थे। बच्चों के संग आप घूमने उमने गए थे? हाँ, बच्चे से घूमने गए थे। घूम के आए? हाँ, बेटी के पास गए थे। अच्छा। थोड़े टाइम बेटी के पास रहे, फिर बेटे के पास चले गए थे। अरे वाह। बॉम्बे चले गए थे, वहाँ से घूम घाम के आज तुमसे बहुत दिनों में मुलाकात हुई। हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात। हम भी कहते दीदी का बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने की झलक रहे थे हम भी। थैंक यू थैंक यू। हमने कहा दीदी के दर्शन हो जाए। हाँ। चलो, और ठीक है। बच्चों की जॉब अब सही चल रही? हाँ, बच्चों का यार अब थोड़ा रिलीफ हो गया है। बच्चों ने पढ़ लिख लिया तो जॉब में भी आ गई है बेटी, तो उससे थोड़ा आराम हो गया है। और हमें भी जरा सुकून है कि बच्चे अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। हाँ, हमारा तो अभी वो स्ट्रगल वाला सीन ही चल रहा है। हाँ, तुम लोग का थोड़ा अभी struggle हाँ, का scene वही। है। तो मैं आपसे थोड़ा ये पूछ रही हूँ कि आपने जो ये बच्चों को पढ़ाते वक्त आपका बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ थोड़ा अपने लिए भी कि हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे पढ़ाएं। तो और आपने अपने बच्चों को इतना आगे जाने में आपका क्या योगदान रहा? भावना ऐसा है कि देखो, हर माँ बच्चों के लिए मेहनत तो करती है। जब गृहस्थी में हम आ जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं, तो हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे निकले, आगे बढ़ें। और ये काम जो होता है एक दिन का नहीं है। इस काम को मतलब तुम समझो एक तरह से ये लगातार होने वाला काम है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छा बनाना, ये जीवन में लगातार करना पड़ता है। जैसे जब बच्चा हो जाता है फिर वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको माता पिता सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और स्कूल जाने के साथ से उस माँ की जो ड्यूटी है वो बढ़ जाती है। माँ का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसका देखो बच्चे का दो दो फेजेस में होता है बच्चे का। एक तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है माँ ने, दूसरा उसका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और जब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तभी वो पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा, है ना। ये तो हर माँ जानती है। तो हमको माँ की जो ड्यूटी है, माँ की ड्यूटीज बहुत बढ़ जाती है। उसके बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारा समय गुजर जाता है। तो मैंने तो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मेरी बेटी हो गई थी, उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, खाने पीने का ध्यान तो बचपन से रखा ही। फिर जब वो स्कूल जाने लगी तो मैंने अपना एक नियम बना लिया था कि उसको बिना नाश्ता कराए, बिना एक गिलास दूध पिलाए स्कूल नहीं भेजूंगी। तो मैं सुबह उठती थी, फिर उनके बच्चों का नाश्ता बनाती थी और उनको दूध पिला के रोज स्कूल भेजती थी। और फिर स्कूल से आने के बाद मेरा एक नियम था कि रोज उनकी कॉपीज चेक करती थी। बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं डालती थी, उसकी कॉपी चेक करती थी और होमवर्क देखती थी, और उसे बड़े प्यार प्यार में खेल खेल में पूछ लेती थी आज क्या हुआ स्कूल में, ताकि बच्चा माँ से फ्री रहे ना। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं उनको आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे मैं ये भी डेवलप करती रही, उनके मन में ये भाव डालती रही कि हमने पढ़ना लिखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों को खेल कूद का भी टाइम देती रही। और जैसे जब बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी तो मतलब 8th में नैनीताल में आई। यहाँ सेंट मेरी में 8th में आई, उसके बाद उसने यहाँ का एग्जाम दिया। तो ऐसे मैंने कोई इन पर प्रेशर नहीं डाला कि कोई अच्छे स्कूल में पढ़ के ही बच्चा अच्छा हो जाए। जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर यहाँ हो गया तो हमने उसको सेंट मेरी का एग्जाम दिलवाया। सेंट मेरी के एग्जाम में वो निकल गई, तो उसका तो यहाँ सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेंट जोसेफ में बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे मन में एक बार विचार भी आया कि चलो 1 साल इसका ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, जिसको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है। तो फिर हमने इसको अमतुल्स में डाल दिया। अमतुल्स पब्लिक स्कूल था उसमें, बेटे को वहाँ डाल दिया। लेकिन मैं घर में उनका बहुत ज़्यादा बर्डन तो डालती नहीं थी बच्चों पे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई करवाती थी। 8th तक मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, तब उन्हें खेलने का भी मौका दिया, और जहाँ वो जाना चाहते थे जाते थे। संडे को भी घूमने जाते थे, संडे को पिकनिक में जाते थे। 9th में आने के बाद मैंने उनका एक रूटीन बनाया। जैसे साइंस सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डेली करने हैं, क्योंकि 9th 10th 11th 12th बहुत टफ टाइम होता है पेरेंट्स के लिए भी। तो मैं उनको साइंस के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 में, मतलब जैसे बच्चे इनमें डरते हैं ना, मैथ्स में थोड़ा डरते हैं, शुरू से डर जाता है, शुरू से डर लगता है। तो मैथ्स का मैंने एक रूटीन बनाया कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डेली करने हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी टाइम हो जाए। होमवर्क के बाद भी मैं उनको
थोड़े बहुत थोड़ा स्पीड भी रहती है उससे ना, उससे स्पीड बनी रहती है। बनी। और 4-5 क्वेश्चन डेली वो बच्चे करते थे। हम्म। धीरे धीरे फिर मेरे मतलब उनको आने लगा। मतलब जैसे वो बच्चे डरते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से डरते हैं, तो ये बच्चे डरते नहीं थे मेरे बच्चे। इनको मेरे Daily बेटे को तो practice से? फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, डेली अच्छा, प्रैक्टिस से Daily practice उन्हें से। आने लगा। हम्म। और फिर बेटी भी मेरी मतलब फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों के लिए ऐसे टफ सब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे थे। करते थे एकदम, मतलब उनको हर चीज जैसा नहीं हुआ कि बड़े बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, हाँ, बच्चे बोर्ड का एग्जाम चाहते देने हैं, ऐसा नहीं हुआ। इस पे नहीं गए। फिर बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए कृतिका के, तो मेरी बेटी के तो अच्छे नंबर आए। और बेटे ने मेरे हाई स्कूल में अमतुस टॉप किया। अरे वाह, very good। तो उस समय मुझे लगा कि मैंने ठीक ही किया था, ठीक ही किया था। कि अगर मैं इसका 1 साल पीछे कर देती या वो कर देती, तो आज हम्म। उसने अमतुस टॉप किया, तो मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई। उसके बाद इंटर के बाद मैंने अपनी बेटी को वहाँ कोटा भेज दिया कोचिंग के लिए। अच्छा। हाँ, 1 साल की कोचिंग करने के बाद ये इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर ली। इंजीनियरिंग में निकलने के बाद इसने एफकेट का जो एग्जाम होता है, एग्जाम होता है। एफकेट क्वालिफाई करके इंडियन एयरफोर्स में आ गई। बहुत वेरी गुड। तो माँ की एक रूटीन प्रैक्टिस, मेरे अपने जीवन का ये सोचना कि एक रूटीन प्रैक्टिस, अनुशासन से बधा हुआ जीवन बच्चों के लिए, उसमें कोई बोझ ना हो। अनुशासन तो हो लेकिन बोझ ना हो। किसी दिन बच्चे का पढ़ने का मन नहीं हुआ तो चलो कहा कोई बात नहीं, कल पढ़ लेना, आज नहीं पढ़ पाया चलो कल पढ़ लेना। या इस तरह का जीवन जो है बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि समय समय पर अपने बच्चे को चेक करें। मैं एक बार देखती थी इनकी फ्रेंड्स को चेक करती थी, फ्रेंड्स किस तरह के हैं और ये आपस में क्या बातें करते हैं, और स्कूल के बारे में भी पूछती थी, क्या हुआ, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जैसे मेरी बेटी को हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो हिस्ट्री में मैं पूछती थी क्या परेशानी हो रही है, कहती थी मम्मा बहुत रटना पड़ता है। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, रटने का सब्जेक्ट है, तुम समझ के करो। तो धीरे धीरे मैंने इसको हिस्ट्री पढ़ाना भी शुरू किया। तो हिस्ट्री में इंटर हाई स्कूल में इसको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो थोड़ा इसके हिस्ट्री में भी मार्क्स ठीक है। हिस्ट्री में से मेरी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। और बेटा तो मेरा मैथ्स में ठीक ही था, मतलब उसने कर ही लिया था फिर। और इंटर के बाद वो भी कोटा गया, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया IIT में। और लेकिन मेहनत अपनी जगह पे रही। हाँ, मेहनत बच्चों की भी है। हाँ, मेहनत अपनी जगह पे रही। बच्चे मतलब 6-7 घंटे डेली तो पढ़ते ही थे। उसके अलावा फिर और चीज़ें भी करना, जैसे गान मतलब प्रैक्टिस, हारमोनियम बजाना, स्विमिंग करना, ये भी सीखा बच्चों ने। लेकिन एक रूटीन प्रैक्टिस और रूटीन अनुशासित जीवन से की वजह से बच्चे आज यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बढ़िया। और इसमें आपने अकेले बच्चों को टाइम दिया या आपके हस्बैंड ने भी आपका गाइड किया बच्चों को बीच बीच में? भावना, मैं कहूँगी देखो मैंने अकेले टाइम नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को जैसे मैथ्स मुझे उतनी अच्छी नहीं आती और फिजिक्स में भी मैं बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब मुझे इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनके पापा ही उनको टाइम देते थे। उसके बाद फॉर्म भरवाना, जैसे फॉर्म वगैरह भरवाना, कौन सी लाइन उन्होंने चूज करनी है और किस तरह के एग्जाम देने हैं, क्या क्या एग्जाम देने हैं। उसके बाद एग्जाम के बाद इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं ना, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज कहाँ कहाँ देने हैं, ये सब पापा करते थे। ये सब मुझे तो उतना नॉलेज नहीं थी, तो ये सब पापा करते थे। बहुत बढ़िया। वैसे भी हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े, हर किसी पेरेंट्स का ये सोचना होता है। तो बेटी और बेटे में ज़्यादा किसके पीछे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता था पढ़ाई के में? बेटी और बेटे में टाइम पढ़ाई के लिए मतलब किसको ज़्यादा कहना पड़ता था कि मतलब कोई अपने आप पढ़ लेते हैं बच्चे, किसी के पीछे लगना पड़ता है जैसे ना ये है। हाँ, मतलब ये है कि समझो तुम, बेटा तो मेरा थोड़ा सीरियस टाइप का, सिंपल है, सीरियस टाइप का है। तो मतलब बेटी को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देती थी। हाँ, क्योंकि नैनीताल में घूमने फिरने का भी बहुत क्रेज रहता है। हाँ, तो हाई स्कूल के बाद बच्चे, इनकी फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा था, तो ये बच्चे घूमने चले जाते थे। तो एक दिन तो मुझे याद है कि जैसे रात को 9 बजे ये बच्चे घूम के आए, तो मैंने ऐसा किया, मैंने इसको बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा। मैंने कहा आज तो तू 9 बजे आई है, अब कल से तू बताना। मैंने कहा तू सोच ले कि अगर तूने 9 बजे से पहले घर में आ जाना है तो तू सोच ले, अदरवाइज तू बाहर ही खड़ी है। तो करीब ये 10 साढ़े 10 तक मैंने इसे बाहर खड़े रखा। वही अनुशासन से फोर्स में चली गई। बहुत अच्छी जॉब। तो मैं तो फिर कहने लगी नहीं मम्मी आज से मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा 8 बजे तुम घर के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो 8 बजे फिर असल में संडे को ये जाते थे घूमने, तो संडे को 8 बजे फिर ये घर में आ जाते थे। बहुत अच्छा। हाँ, तो उस दिन से फिर बेटी थोड़ा मेरी मतलब पढ़ने में तो अच्छी थी, लेकिन मन नहीं लगाती थी।
लेकिन बाद में अच्छा ही किया उसने भी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हाँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा ना, किया। हाँ, तो एयरफोर्स में चली गई तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है अपने Thank you। बच्चों की। हाँ। और अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सोशल वर्क बहुत करती हैं, हम देखते भी हैं, सुना भी है हमने कि विनीता जी बड़े दिल से बड़े खुश होते हुए सबसे मतलब मिलजुल के रहती हैं और सबका मतलब अच्छी सेवा करती हैं। तो समाज सेवा में आप लेक सिटी वेलफेयर क्लब की आप अध्यक्षा रही, पूर्व अध्यक्षा, तो उसमें आप क्या क्या आपने वर्क किया, आपके समय में क्या क्या उसमें नया रहा, कुछ ने क्या किया पूर्व की अपेक्षा, आपने अपने समय में क्या उसमें कुछ चेंज करी और क्या क्या उसमें वर्क करे ऐसे? ऐसा है भावना, मैं तो एक साधारण सी घरेलू महिला थी और सन 2015 ये तब थोड़ा सोच, जब मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तब मैं सोशल वर्क करने लगी। तब मैंने सोचा कुछ बाहर निकला जाए। उससे पहले मैं कहीं नहीं जाती थी। अच्छा। बच्चे स्कूल से आते थे तो मैं घर हाँ, में बच्चों के रहती थी, कुछ बड़ा टाइम दिया, बच्चों को टाइम देती थी। पेरेंट्स आप है ना। तो गुड मॉम। 2015 के बाद मैंने थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। तो 2015 में मैंने फिर लेक सिटी वेलफेयर क्लब ज्वाइन किया। वहाँ की एक सदस्य की तरह थी, तो सदस्य की तरह वहाँ काम करना, सबसे मिलना जुलना, तो सबने मुझे 2018 में अध्यक्ष मिलकर अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के बाद हमारे कार्यकाल में वैसे तो सारे सामाजिक कार्य होते ही थे, बहुत सारे कार्य लेक सिटी वेलफेयर क्लब करता है। रक्तदान तुम जानती हो करता है, और गरीबों में, गरीब बच्चों में भी वो ड्रेस का वितरण करता है। वेलफेयर के सारे वर्क करता है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो हमारे कार्यकाल में जो मेन काम हुआ वो हरेला महोत्सव का। अच्छा। हरेला महोत्सव हमारे कार्यकाल से शुरुआत हुई और लगातार होते रह रही है। और लगातार होते आ रही है। वेरी गुड। और सामाजिक कार्य जो पहले से चले आ रहे थे वो भी हो वो तो रहे है, हैं। हो रहा है, मतलब नया एक हरेला हरेला एक नया चुना। बहुत अच्छा, अपनी संस्कृति का अपने अपने पहाड़ों अपनी में संस्कृति की हरेला पहचान। होता है, हमें करते हैं, बहुत अच्छा। तो ये कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में हुआ था। और भी सामाजिक कार्य होते ही रहते हैं। और किसके साथ संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं अभी तो एक त्रिवेणी कला केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, हाँ जी, उसमें भी जो कि महिलाओं की संस्था है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से हमारे पड़ोस की सभी हमारी बहनें उसमें जुड़ी हुई हैं, तो मैं भी उसी में जुड़ी हुई हूँ। वो भी ऐसी सामाजिक कार्य करती है, छोटी सी संस्था है, छोटा संगठन है, काम बड़ा करता है। और नैनीताल में फेमस भी है, नैनीताल में सब लोग उसे जानते भी हैं, और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के बहनें रुचि लेती हैं, सामाजिक कार्य उसमें भी करती है। और मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से भी जुड़ी हूँ। उसमें क्या दायित्व है आपके पास? उसमें मैं बौद्धिक कार्य देखती हूँ, बौद्धिक प्रमुख हूँ। हाँ, और उसमें क्या क्या काम, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? राष्ट्रीय सेविका समिति क्या मतलब कैसा संगठन है, और क्या उसमें मतलब लोगों को क्या भ्रम है, क्या उसमें आगे मतलब महिलाओं का क्या योगदान है उसमें? देखो, राष्ट्रीय सेविका समिति तो एक बहुत बड़ा संगठन है भावना। अब हम ये सोचते हैं कि ये एक धार्मिक संगठन है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक समझते हैं लोग ज़्यादा। धार्मिक और राजनीतिक संगठन समझते हैं, तो इस तरह का नहीं है। वो किसी की भी हेल्प करते हैं, जहाँ पे भी बच्चों को जरूरत होती है। उनके वृद्धाश्रम भी हैं। अभी हमारे रुद्रपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति का वृद्धाश्रम है। तो जो भी मतलब समाज के हित के कार्य होते हैं वो करती है राष्ट्रीय सेविका समिति। अब हम लोग जैसे अपने त्योहार मनाते हैं, सारे त्योहारों को मनाते हैं, साल का प्रथम वर्ष मनाते हैं, प्रथम दिन मनाते हैं, चैत्र मास का दिन मनाते हैं, प्रतिपदा मनाते हैं। और उसके बाद और भी हम उसमें त्योहार मनाते हैं। और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए सारे कार्य हम करते हैं, महिलाओं के हित के कार्य करते हैं, वृक्षारोपण भी हम उसमें करते हैं, और प्रकृति से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, कहीं जाते हैं, गाँव में जाते हैं, उनको वृक्ष देते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। और वृद्धाश्रमों में भी बच्चों का संरक्षण होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। इस तरह से सामाजिक हित के सारे कार्य, सामंजस्य बनाना, अपने विचारों को दूसरों को देना, अच्छे कार्य करना, अपनी अच्छी विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, ये सब कार्य राष्ट्रीय सेविका समिति करती है। और समिति में आगे मतलब बच्चों को क्या करना है, युवाओं को, युवा वर्ग को, लड़के लड़कियां, मतलब संघ में, क्योंकि लड़कों की भी है एक संगठन RSS, तो उसमें मतलब बच्चों को आना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा बता बच्चों को। देखो, हमारी ITC OTC लगती है समिति की, और ITC और OTC लगती है, उसमें बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। दूसरे अपने शरीर, उनको फिजिकल जो एजुकेशन दी जाती है, वहाँ बहुत अच्छी फिजिकल एजुकेशन होती है। उनको बहुत सारे ड्रिल कराए जाते हैं, गेम्स कराए जाते हैं, उससे उनका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। शरीर अगर हृष्ट पुष्ट है तो मन भी प्रसन्न रहता है। तो वहाँ पे एक बच्चों को साथ रहकर
संगठित होकर कार्य करने की भावना सिखाई जाती है। जहाँ पे बच्चे सब, जब ओटीसी आईटीसी होती है तो उसमें बच्चे सब एक साथ रहते हैं, एक तरह का खान पान होता है, साथ उठते हैं, सुबह प्रातःकाल उठते हैं, साथ में उनकी प्रार्थना होती है, साथ में उनके सारे गेम्स होते संगठित हैं, होना, संगठित होना और खेल खेल में अपना खेल बौद्धिक और खेल में शारीरिक विकास। बौद्धिक और शारीरिक विकास किस तरह से होता है ये वहाँ सिखाया जाता है। और इससे बच्चों का भविष्य भी, मतलब उनके संस्कार इस तरह के पड़ते हैं कि वो गलत काम की ओर कम अग्रसर होते हैं, गलत काम करने की कम सोचते हैं, तो एक संस्कारों के बीज बोए जाते हैं वहाँ पर। कोरोना काल में भी सुना आपने बहुत लोगों की हेल्प की, बहुत मास्क वितरित करे। वो तो भगवान की कृपा है जो हमको ऐसा बनाया कि भगवान ने वो कृपा भी सबके ऊपर नहीं होती, अंदर से मन भी होता है, तभी लोग कर पाते हैं ना नहीं, कहीं ऐसी कोई पे। बात और नहीं। लोगों के पास तो अरबपति लोग हैं तब भी मन नहीं होता ना, अंदर बैठ के दुबक के बस बैठे ऊपर वाले की कृपा है। ये है कि आपको इस योग जो हमसे बन पड़ा, जो भी हमसे बन पड़ा उस काल में हमने किया, और सभी ने किया, केवल मैंने ही नहीं किया, सभी ने किया। इतने डॉक्टर्स लगे, इंजीनियर्स लगे, पुलिस वाले लगे, कितने लोगों की वो तो जान गई। गवर्नमेंट के उसमें हाँ। थे, तो जैसे आपने घर में होते हुए भी किया ना, हाँ। कि अपना टाइम दिया, इतने मास्क लेते कि मतलब हम सब पूरा हाँ, मास्क वितरण हमने किया, राशन वितरण भी किया, लेकिन वो सब ऊपर वाले की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने हमें ऐसी प्रेरणा दी तो हम कर पाए। बनाया है भगवान ने ना, किया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज की हमारी बातें हो गई विनीता आंटी के साथ, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्सपीरियंस। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।